हेलो दोस्त। एक्सप्लोरिंग एनसीईआरटी सीक्रेट्स के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन के बारे में। ओके, ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें मैं फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपको इस फोटोन से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत जो थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा, जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताऊंगा। ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स तो बेहद बेहद खास है। एक एक पॉइंट को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये है फोटोन पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से काफी अच्छे बन सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं, स्टडी करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका जो हीरो थे वो आइंस्टाइन रहे हैं। ये क्या बताया जाता है इस थ्योरी के अंदर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Photoelectric effect thus gave evidence to the strange fact that light in interaction with matter behaves as it was made of quanta or packets of energy, each of energy h nu। एक एक पैराग्राफ मैं आपके सामने बोलूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्चुअली ये बताया गया कि जैसे ये कोई भी मैटर है, मतलब जैसे ये कोई मैंने ऐसा मान लीजिए कि कोई मेटल ले लिया। ठीक है, ये कोई मेटल ले लिया मैंने, और मेटल के ऊपर जब हम कोई रेडिएशंस इंसिडेंट करते हैं और जब उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो यह इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे इट इज अ क्वांटा और पैकेट्स ऑफ द एनर्जी। मतलब इनके कहने का अर्थ ये था कि जब इसके ऊपर एनर्जी आके गिरती है रेडिएशंस की, तो वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। जैसे थॉमस यंग ने बताया था कि जो लाइट होती है, जो रेडिएशंस होते हैं, उनका वेव नेचर होता है। लेकिन इन्होंने बताया, आइंस्टाइन ऐसे समझाया कि ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं, मतलब पार्टिकल्स की तरह आते हैं। इनका फिर एक कैसे वेव पिक्चर बनाया गया कि एक्चुअली ये एक इस प्रकार की वेव है, इसकी अगर मैं बाउंड्री ड्रॉ कर दूं तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई एनर्जी का छोटा सा पैकेट हो और ये आके इस पे इंसिडेंट हो रहा है। इज द लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी टू बी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल? तो अगर हम लाइट के क्वांटा की बात कर रहे हैं कि लाइट छोटे छोटे क्वांटा में आ रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहा है, तो क्या इसका नेचर पार्टिकल नेचर होना चाहिए? आइंस्टाइन अराइव्ड एट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आइंस्टाइन को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे वो पहुंचे, दैट द लाइट क्वांटम कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद मोमेंटम। उन्होंने बताया कि जो लाइट का क्वांटा होता है, अगर वो उसमें पार्टिकल बिहेवियर है तो उसके अंदर मोमेंटम होना चाहिए। ओके, और आप लोग जानते हो कि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम होता है एच अपॉन लेमडा। ठीक है ना? अगर किसी भी रेडिएशन में वेव नेचर है तो उसके पास वेवलेंथ है, और वेवलेंथ और लीनियर मोमेंटम में ये रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला एच मल्टीप्लाइड बाई उसकी फ्रीक्वेंसी होता है। एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। लेमडा जो है इसकी वेवलेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा पुट कर सकते हैं। एच सी अपॉन लेमडा हो गया, है ना? ये एच सी अपॉन लेमडा हो गया। अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो मैं लेमडा की जगह सी अपॉन न्यू पुट कर सकता हूं। तो ये इसका मोमेंटम हो गया। ओके, अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग साइन दैट द लाइट क्वांटम कैन बी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। ओके, दिस पार्टिकल वाज लेटर नेम्ड एज फोटोन। इस पार्टिकल का नाम बाद में क्या दे दिया गया? फोटोन। फोटोन बाद में नाम दिया गया, पहले ऐसा सोचा गया कि जो एक डेफिनेट वैल्यू, एक डेफिनेट मोमेंटम जो है वो इस क्वांटम के साथ में रिलेटेड होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए। और जब हम लोग निकाल पाए इनको तो फिर हम लोगों ने इसको बाद में नाम दिया फोटोन। द पार्टिकल लाइट बिहेवियर ऑफ लाइट was further confirmed in 1924 by the experiment of ए एच क्रॉम्पटन। देखो मैं आपको एक बार क्रॉम्पटन भी दिखाता हूँ कि क्रॉम्पटन कैसे थे। जो फोटोन नाम तो आप लोगों ने दे दिया। 1924 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो क्रॉम्पटन ने किया। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इज द ग्रेट साइंटिस्ट क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन ने एक बात बताई थी। क्रॉम्पटन का ये कहना था कि इन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरेज का फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हम एक्सरेज इंसिडेंट करते हैं तो इनकी स्कैटरिंग का इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और ऐसा करके हमको ये बताया, मतलब इसके पक्ष में, इसके फेवर में कुछ और बातें बताई इन्होंने।
इन 1921 आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया इन फिजिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। कई लोग जानते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इन 1923 मिलिकन, जो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, द ग्रेट मिलिकन की, was awarded with the Nobel Prize in Physics for his work in the elementary charge of electricity and on the photoelectric effect। मतलब photoelectric effect पे नोबेल प्राइज आइंस्टाइन के साथ साथ मिलिकन को भी मिला था। ओके जी, ठीक है, अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि जो फोटोन आ रहा है, ये फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, बहुत तेज चलता है भाई, है ना। जब आप इसको जब इसकी स्पीड कैलकुलेट की गई तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मिली। अभी कुछ पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के जो रियली बहुत खास है। अभी तक तो हम एक बेस बना रहे थे इस पैराग्राफ का। वी कैन समराइज द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फॉलोज। तो इसकी फोटोन पिक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कशन करना चाहूंगा। इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स और फोटोन्स। ये वाला पॉइंट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे कोई मटेरियल है, इसके ऊपर जब रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो इट बिहेव्स जस्ट लाइक पार्टिकल, और जिसका नाम मैंने क्या दे दिया है, फोटोन दे दिया है। ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड मोमेंटम, ये मैं आपके लिए पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ। एंड इस जो इसकी स्पीड है वो आप देख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ये इसकी स्पीड होती है। अगला पैराग्राफ ये बहुत खास पैराग्राफ है यार, है ना। ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिहेव्स हैव द सेम एनर्जी। मतलब जितने भी फोटोन्स अगर मैं लेता हूँ, अगर मेरे पास में खूब सारे फोटोन्स हैं, उन सब फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है, इनकी वेवलेंथ सेम है, तो इन सब की एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, और एच जो है वो एक प्लैंक कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो सबकी एनर्जी भी सेम है और मोमेंटम भी सेम है। वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन में भी, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो। अब यार ये जो वर्ड है ना इंटेंसिटी, इसको यहाँ पर समझना बहुत बेहद जरूरी है। मैं इंटेंसिटी वर्ड से आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखो, वैसे तो अपन लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में यूनिट 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। लेकिन अगर मैं इससे अगर ये फॉर्मूला बनाता हूं, तो एक फोटोन की एनर्जी मान लीजिए एच न्यू है, एरिया ए है और टाइम टी है, और जो फोटोन इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी संख्या कैपिटल एन है। तो ये जो एन अपॉन टी है, ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड एच न्यू अपॉन ए। अब ये फॉर्मूला क्या होता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है। एक हमको ये बात बताता है कि जो इंटेंसिटी है वो फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है। एक चीज बताती है कि ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे बहुत एक क्लियरली लाइन मेंशन है कि व्हाट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में भी, इंटेंसिटी कितनी ही है, लेकिन जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है और लैम्डा अगर उसकी वेवलेंथ है, तो उन सब की एनर्जी सेम होगी, चाहे इंटेंसिटी कितनी ही है। इंटेंसिटी का मतलब है कि इंटेंसिटी कब बढ़ती है। इंटेंसिटी तब बढ़ती है जब कितने फोटोन्स पर सेकंड आके गिर रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारे फोटोन्स आके गिर रहे हैं, इतने सारे, और एक मैंने दूसरा केस लिया जिसमें केवल कुछ फोटोन्स आके गिर रहे हैं। बट अगर इन सभी फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी संख्या ज्यादा है। फोटोन पर सेकंड ज्यादा होने से इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी के ज्यादा होने से किसी भी फोटोन की एनर्जी पे और उसके मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात कही जा रही है ना, क्योंकि वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, न्यू पर डिपेंड करती है। एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ये खास बात कही गई। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ, अगर गिवन वेवलेंथ की मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, जैसे इसकी वेवलेंथ लेमडा है, इसकी भी लेमडा है, पर ये वाली इंटेंसिटी ज्यादा है, दिस इज मोर इंटेंसिटी and this is a less intensity case, there is only an increase in the number of photons per second crossing a given area। सिर्फ एक एरिया से गुजरने वाले फोटोन्स की संख्या में चेंज होगा, वो ज्यादा होगी, ना कि उसकी एनर्जी। with each photon having the same energy, thus photon energy is independent of the intensity of radiation। तो फोटोन एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, ये वाला पैराग्राफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगली बात करते हैं। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल होते हैं एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे वो चीज इफेक्ट होगी जिसपे फोर्स लगेगा। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो F इज टू क्यू ई होता है, बिकॉज दीज आर न्यूट्रल। क्यू की वैल्यू जीरो है तो इन पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो ये डेविएट नहीं होंगे। मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, कोई पार्टिकल एंटर करता है, तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। मतलब इस पे भी फोर्स लगने के लिए क्या चीज चाहिए? चार्ज चाहिए। लेकिन यारों जो चार्ज है, फोटोन का जो चार्ज है वो कितना होता है? जीरो होता है। तो इसलिए किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स भी इस पे नहीं लगेगा। तो दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत, अगला जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, ये भी बहुत बहुत खास है कि ना फोटोन पार्टिकल कोलिजन। मस्त एकदम शानदार सी बात। देखो कि एक फोटोन है, ये कोई फोटोन है, और चलो मैं एक ही ले लेता हूँ। एक फोटोन है और ये फोटोन जो है वो किसी मटेरियल के कांटेक्ट में आया है। यहाँ पे कोई मटेरियल है और ये फोटोन आके इस पर टकराया है, फोटोन पार्टिकल का कोलिजन हुआ है। जैसे फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन मान लीजिए आप। तो जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका कोलिजन हुआ मेटल में, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। तो कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा, कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व, लेकिन फोटॉन्स की जो संख्या है वो कंजर्व नहीं रहेगी, वो बदल सकती है। द फोटोन में बी एब्जॉर्ब और अ न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड। हो सकता है कि ये मेटल इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले, या जैसे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और मान लीजिए इस एटम के अंदर खूब सारी ऑर्बिट्स हैं, तो इस फोटोन की एंट्री के बाद ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो आपको पता है कि बहुत कम देर तक यहाँ पे रहता है, फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हो सकता है इसका ट्रांजिशन पहले इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, या फिर डायरेक्ट आए। तो जब जब इसका ट्रांजिशन होता है तो बोर कहते हैं, नील्स बोर कहते हैं कि जब एक फोटोन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो दोनों एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। तो उसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है कि कौन सी ऑर्बिट में से कौन सी ऑर्बिट में आए। अब जैसे एक फोटोन गिरा था यहाँ पर, अब इंसिडेंट तो एक फोटोन हुआ था, लेकिन एक से ज्यादा फोटोन भी तो निकल गए। तो फोटोन में भी क्रिएटेड और फोटोन में भी एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। ओके, सो गाइज मैंने आपको इसके सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश की है, और स्पेशली ये वाला जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये सारे ही पॉइंट बड़े खास हैं। ये जो मैंने समराइज किया है इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुरुआती वाली लाइंस भी बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा साइंटिस्ट वगैरह के बारे में भी जब हम लोग जानते हैं, है ना, इनके बारे में अगर अपन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपन को मिल रही होती है, तो ऐसा होने से जो अपना जो इंटरेस्ट है टॉपिक के प्रति वो बढ़ जाता। तो आई होप आपको एनसीईआरटी की एक लाइंस पढ़नी चाहिए, और डेफिनेटली ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगी। जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पर, और इम्प्रूव करते रहिए अपनी फिजिक्स को। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले जरूर सक्सेसफुल होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। तूने जो भी सपना देखा है दोस्त वो तेरा पूरा हो।